नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम चलेंगे और देखेंगे कि 5 साल पहले दिल्ली को जलाने के लिए जो साजिश हुई थी और जो लोग उससे प्रभावित हुए थे, जिनके घर जले थे, जिनके परिजन मरे थे, जिनके परिजनों की लाश तक उन्हें नहीं मिल पाई थी, वे क्या कहना चाहते हैं 5 साल बाद? इंसाफ कहाँ है? और क्या उनमें से एक भी व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह रही हूँ, एक भी व्यक्ति किसी भी उस शख्स का नाम लेता है जिसे सरकार ने दिल्ली जलाने की साजिश के झूठे आरोप में बंद कर रखा है, जिसका सिलसिला उमर खालिद से शुरू होता है, शर्जिल इमाम, गुलफिशा, खालिद सैफ़ी और तमाम लोग? क्या कोई लेता है कि ये लोग थे जिन्होंने हमारे घर को जलाया या जिनकी वजह से हमारी दुकान जली? आइए सुनिए उनकी ज़बानी दिल्ली जलाने की साजिश की कहानी। यह बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस समय जो दिल्ली में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें वह शख्स भी मंत्री बना है जिसने नारा लगाया था गोली मारो, और जिसके बारे में और जिसके खिलाफ लोग गवाही दे रहे हैं कि उसके भड़काऊ भाषण की वजह से दिल्ली जली थी एक सुनियोजित साजिश के तहत। 23 फरवरी 2020 को लगभग 2:30 बजे जब कपिल मिश्रा ने वहाँ पे एक भाषण दिया, उसके बाद में जो वहाँ पे भगदड़ मची और पथराव हुआ, आगजनी हुई, हम उस टाइम बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के अपने घर गए। काफी पथराव का सामना किया, भीड़ भी बहुत थी, धोखा की मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह हम गलियों में से निकलते हुए अपने घर पहुंचे। उसके बाद में जो वहाँ माहौल रहा, हम फिर 4 दिन तक अपनी दुकान पे नहीं जा पाए। 24 तारीख को लगभग 2:30 बजे हमें हमारे पड़ोसियों ने, जो वहाँ रिहाइश है हमारे सामने, उन्होंने हमें खबर दी कि आपकी दुकान जलाई गई। उसके बाद में हमें 27 तारीख को दुकान देखने मिली, जो पूरी 2 मंजिल दुकान थी, पूरी सिलेंडर ब्लास्ट करके नीचे गिरा दी। सारा सामान लूट लिया गया, कपड़े का पुराना, हमें कुछ नहीं मिला। कंपनसेशन के नाम पे सिर्फ धोखा मिला। पुलिस वालों के दौरे गए, मैंने उन्हें बताया कि मेरा भाई है जिंदा आग में डाला है और उनका पता नहीं क्या हाल है, कैसा है, मुझे नहीं पता। तो वहाँ से फिर कुछ फोर्स गए और कुछ पुलिस वाले, थाना अध्यक्ष एक शर्मा थे, वो गए। तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोन किया, मैं नहीं गया डर के मारे कि मेरे साथ भी कुछ हो सकता था। उन्होंने कहा कि सलीम भाई तुम्हारा सिर्फ यहाँ, पहले तो पुलिस वालों ने कहा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो जला हुआ सामान है बस। फिर जब मैंने कहा कि मैंने अपने भाई को खुद देखा है, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने जिंदा उन्हें आग में डाला है गोली मार के, तो पुलिस वालों ने 10 मिनट बाद फोन करा। फोन करने के बाद फिर कहते हैं कि आपके भाई का एक पैर मिला है, कह लेंगे क्या आप पहचान लेंगे? मैं पहचान लूंगा, मैं अपने भाई को बचपन से साथ रहा हूँ, मैं अपने भाई का एक अंग पहचान लूंगा। जब वो पैर को कट्टे में डाल के जीटीबी मोर्चे में ले गए शाम को 7 बजे 27 तारीख को, मुझे वहाँ पैर दिखाया गया, मैंने देखते ही पैर पहचान लिया, ये मेरे भाई का ही पैर है। उस पैर को लेने के चक्कर में मुझे पूरा 1 साल लग गया, मोर्चरी में रोज चक्कर काटता था। मुझे वो पैर 1 साल के बाद मिला, मेरा डीएनए लिया, चेक कराया, हॉस्पिटल जाता है, मैं थक गया जाते जाते, मैं तो मरा हो गया, मुझे शुगर हो गई, बीमारी। जिस टाइम हम अपने घर पर लौटे थे ना, तो लोग बाग हमें ऐसे देखते थे जैसे इसके घर में से हमने कुछ चुरा लिया है, कुछ ले लिया है। और आज भी फेस करना पड़ रहा है, ये नहीं कि नहीं करना, फेस मैं भी कर रही हूँ। कभी कभी जैसे कुछ होता है, जैसे अभी अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसे लेकर गलियों में ऐसे नारे बोलते हैं कि जैसे कि हमें लोग मारने के लिए आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है हमारे साथ में, किसी बीच में झगड़ा हो गया तो गली में बोल देते हैं अभी एक मुसलमान का घर है, अभी यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए। ये बात है, आज भी हम उसी चीज से फेस कर रहे हैं। कोई वो नहीं है डेवलपमेंट है कि कुछ नया हुआ, कुछ नया नहीं, वही का वही सीन है हमारे साथ में, अभी तक हम वहीं पर हैं। मैंने 100 नंबर कोर किया सर, मेरे यहाँ धर्मगांडे में आग लगा दी गई। उसने पूछा कहाँ से बोले आप? मैंने शिव विहार तिराए से। कहा अच्छा। फिर पूछा हम भी बेचते हैं। फिर कहा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम शहजाद है। कहा अच्छा अच्छा चलो
करते हैं, अभी करते हैं जुगाड़। फिर फोन किया मैंने, सर यहाँ आग लगा दिया, आप गाड़ी भेजिए, फोर्स भेजिए। उसने कहा कौन बोले हो? मैंने कहा मेरा नाम शहजाद है और ऐसी बात है। उसने कहा अच्छा चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। कोई उसमें कुछ नहीं। वो लोग जो है जो दंगाई थे वो हमारे सामने ऐसे हथियार ले खड़े थे। मैं वहाँ थाने लड़के बताते हैं जैसे कि ये लोग जो है बहुत बड़े क्रिमिनल है, हमने उनका क्या उठा रखा है। हमें लड़का ना भाई तुम जाओ यहाँ से, तो वो लोग ना खड़े रहे वहाँ। फिर वहाँ फोर्स आई, पुलिस आई। उसने कहा भाई, वो लड़का बताया मुझे, वो खड़े थे, भाई तुम यहाँ क्यों खड़े थे कि यहाँ आग क्यों नहीं लगाई तुमने? वो इशारा कर रहे थे, कह लीजिए तो पता नहीं किसका कांटा है, जो लगता है दूसरों का होगा। उसने कहा नहीं ये मुसलमानों का, ये कर दो काम, ये इशारा था उनका। अरे उन्होंने हमारे आग लगाई थी। मेरा 2020 में जो एक इज्तिमा था, तो उस दिन मैं दुआ से आ रहा था पुरानी दिल्ली से। तो वहाँ से आते वक्त घर के पास ज़्यादा माहौल ख़राब नहीं था कि एकदम से गोलीबारी हो जाएगी, दंगा हो जाएगा। तो घर जहाँ से मैं आ रहा था पुरानी दिल्ली से, वहाँ से आते वक्त भी मेरी तरफ मेरे ऊपर 3-4 बार हमला हुआ था। जो दंगाई जगह जगह दंगे चल रहे थे, खजूरी हो गया, मुस्ताबाद हो गया, कहीं और भी जगह, इतनी सारी जगह दंगा हो रहे थे ना। तो वहाँ से बच के मैं अपने घर की तरफ आया, और जहाँ से हम बचे थे वहाँ पे एक गैर मुस्लिम थे जो हिंदू थे। उन्होंने हमें वहाँ से निकाला कि यहाँ दंगा हो रहा, अगर तुम यहाँ से जाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, शायद कुछ आपके साथ हादसा हो जाए। तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला गैर मुस्लिम ने, और घर आए। लेकिन घर की तरफ इतना माहौल ऐसा नहीं था कि कोई दंगा चल रहा है, सिर्फ नॉर्मल भीड़ सी थी। तो मैं जैसे घर से बाहर निकला तो कुछ देर बाद मेरे गोली लग गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ गोली लगी? गोली मेरे साइड में लगी है, राइट हैंड के नीचे। तो जैसी गोली लगी मेरे पैरों की जान जब ही चली गई थी उस वक्त। दोनों पैर आपके जी हाँ, नहीं तो चलते? जैसे गोली लगी ना तो मेरी नस डैमेज हो गई, जिस ब्लॉक हो गई या डैमेज कट गई जो भी। तो उसमें मेरा काफ़ी सारा नुकसान है। मैंने तो मेरी पूरी ज़िंदगी का तख्ता पलट गया। जब मैं 2024 से पहले जब मैं ठीक था, तो जब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहा था, लेकिन अब तो ऐसा चल रहा है कि पूरे दिन घर पर ही रहता हूँ मैं। जब मुझे गोली लगी थी जब 15 साल उम्र थी मेरी, जब 15 साल का हुआ था 26 जनवरी को। तो नेक्स्ट मंथ ये दंगा होगा 24 फरवरी को। हर्ष ये बताइए कि 5 साल हो गए और 5 साल से दिल्ली जलाने की साजिश में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ना वहाँ चार्जशीट है और ना यहाँ पे जो हमने सुना मार्मिक घटनाएं, उनके बारे में कोई खबर आ रही है। ये कहाँ गया न्याय? दिल्ली में रहकर ऐसा हो रहा है। देखिए 2002 गुजरात की जो हिंसा हुई थी, नरसंहार हुआ था, मैंने आईएएस उस वक्त छोड़ा था, उसके खिलाफ बहुत साल वहाँ लड़ा भी। मैंने सोचा इससे बुरी हालत नहीं हो सकती है, ना इंसाफ की ना राहत की। लेकिन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि 2020 के जो हालात हैं, दंगा छोटा था लेकिन इंसाफ, मतलब कम से कम गुजरात में ये नहीं हुआ था कि जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं पे आरोप लगाया कि आपने दंगा कराया। लेकिन कॉम्पनसेशन का जहाँ तक सवाल है, मुझे याद है एग्जैक्ट फिगर्स, गुजरात सरकार ने 150 करोड़ राहत बांटी, जो बहुत कम थे, लेकिन बांटी तो सही। यहाँ पे मानना मुश्किल है, और हम वो जो रिपोर्ट अभी जारी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, कि शुरू में जो एक्सग्रेशिया रिलीफ है, डेथ कॉम्पनसेशन, उसके बाद कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है। 5 साल निकल गए। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार ने मतलब बहुत उनको शर्मिंदा होनी चाहिए, क्योंकि लगभग 1.5 महीने उन्होंने एक्सग्रेशिया वगैरह बांटा, फिर उन्होंने हाईकोर्ट कह दिया आप कोई और संस्था को दें। उसके बाद बजट भी नहीं किया है, ना केंद्र ने। तो राहत के लिए मतलब कॉम्पनसेशन के कोई बजट ही नहीं है। जो 12,500 जो राहत का जो इनिशियल है, और डेथ कॉम्पनसेशन, ये 2 मिले हैं, उसके बाद नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिला है। और वो हम बहुत क्लियरली हम अपना रिपोर्ट आज जारी कर रहे हैं आपको। 25 फरवरी 2020 को तकरीबन सुबह 7-7:30 बजे मेरे पास एक मेरा दोस्त आया, क्योंकि मेरी दुकान थी महालक्ष्मी एन्क्लेव में, इलेक्ट्रिकल की दुकान थी मेरी, और काफ़ी बड़ी दुकान थी। तो उस दोस्त ने मेरे को आकर के बताया, रतिराम नाम है उसका, महालक्ष्मी एन्क्लेव में रहता था। उसने आकर के बताया कि जैदी तेरी दुकान में ऐसे ऐसे आग लगा दी है। खैर मुझे बड़ा धक्का लगा, और मेरे घर से मेरी दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, तकरीबन 500 मीटर के आसपास थी। तो मैं डरता डरता दुकान की तरफ को गया,
वहाँ जा करके मैंने दूर से देखा तो जो मेरी दुकान का सामान था वो सारा बाहर निकाल रखा था उन्होंने, दंगाइयों ने, और उसमें से आग लगा रखी थी, धुआं उसमें से निकल रहा था। मेरे 2-4 दोस्तों ने सलाह दी वहीं के, जो हिंदू लोग थे, दोस्त थे मेरे, कि जैदी तू उधर मत जा, जो होना था वो तो हो गया, तो वापसी चला जा, बाद में देखेंगे जो कुछ होगा। इनके हस्बैंड हैं वकील जी, तो वो घर पे थे और जैसे सब लोग घर में अपने जब दंगाई आ रहे थे और घर में सब लोग सिक्योरली आराम से बैठे हुए थे, आवाज आई तो वो उन्होंने झांक के देखा खिड़की में से कहाँ से आवाज आ रही है, क्या आ रही है। तो किसी ने एक बॉटल सी फेंक के खिड़की में मारी। कुछ पता नहीं चला क्या हुआ, वो वैसे ही पीछे गिर गए। तो जब वो डॉक्टर के पास लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, तब पता चला इनके हस्बैंड के चेहरे पे एसिड फेंक दिया गया है, एसिड की बोतल है, और काफी लंबे टाइम तक इलाज वगैरह चलता रहा। अब सिचुएशन ये है कि वो देख नहीं पाते। किसी भी सोसाइटी के सामने एक मसला होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और इस हद तक बढ़ जाए कि वायलेंस हो, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए या उस कॉन्फ्लिक्ट के अंजाम में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो गलत है वो अकाउंटेबल है, लेकिन जो बेचारा इनोसेंट है, जिसका कुछ लेना देना नहीं है, या जिसने अगर जो किया वो सिर्फ हद के अंदर किया, यानी कि जो डेमोक्रेसी में जो हक़ है, आपको प्रोटेस्ट का हक़ है, उसके अंदर किया, उस पर वो इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए जो इल्ज़ाम उस पर लगाना नाजायज़ है। के भड़काऊ बयान से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़र्क पड़ा था। एकदम ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ गए, भागा और शोर शराबे की आवाज़ आती है। हम लोग सारे डर गए। अगले दिन सुबह मुझे याद है 24 तारीख को, 24 फरवरी वाले दिन, जिस दिन मैं लेट सो के उठा था घर में, तो दादी ने बोला कि सब कुछ हो चुका है, वो अपना नाश्ता वगैरह तुझे अगर कुछ चाहिए तो बाहर जाके लेके आ जा। जब मैं घर से बाहर निकला तो बस पहुंचा ही था दुकान पे, वहाँ दुकान बंद थी। घर की तरफ लौट हुआ तो एकदम से बहुत कसम की भीड़ आई, भाग के पता नहीं मुझे पता कहाँ से आई। उसमें मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाया, एकदम जैसे घर की तरफ रुकू के चक्कर में भाग भीड़ में मुझे नहीं पता कहाँ से क्या हुआ, एकदम शोर शराबे की आवाज आने लगी, बम पर बहुत ज्यादा गोले बारूद फूट रहे थे और भीड़ में मेरे ही चोट लगी। उसमें मेरी पीठ पर घाव था, बहुत गहरा घाव हो रहा था, खून नहीं रुक रहा था। डॉक्टर ने पट्टी वगैरह की खूब, उससे भी खून नहीं रुका। घर से तौलिया वाले टावल वगैरह लेके गए, उससे मेरी पीठ पूरी कवर कर दी थी। जब भी खून इतने बहुत खून रह जा रहा था, बहुत ज्यादा घर वाले परेशान हो गए थे। दुकान लुटी, ये तो दुख है ही, गलत हुआ, लेकिन उससे बड़ा गलत ये हुआ कि प्रशासन की हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो मेरी दादी एम्बुलेंस वाले को, मोहल्ले वालों ने फोन किया। जो एम्बुलेंस आ रही थी, बाहर की भीड़ से मार के भगा रहे थे कि नहीं, हम तुम मुसलमानी एरिया में गाड़ी नहीं लेके जाने देंगे बिल्कुल भी। वहां से अस्पताल लेके जाया गया मुझे, और मैडम भी साथ में ही थी। उस टाइम से ज़्यादा इतना बुरा माहौल मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, क्योंकि इतनी कम एज में, जब 14 साल की एज थी, उसी टाइम पे इतना सब कुछ होते भी देख लिया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेरे साथ में ही फेस हुआ सब कुछ, मैंने अपनी आंखों से देखा। जिस गाड़ी में मुझे ले आया गया, वहाँ पुलिस वाले थे, वो हंस रहे थे मेरे ऊपर, मेरी मजाक बना रहे थे, कह रहे थे इस तरीके से और जाओ बाहर और ये करो और करो। तब क्यों नहीं ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी उस टाइम पर मुझसे। तो दादी को भी एक बार सोने का, तुम छोड़ दो, हम इसे ले जाकर अस्पताल में डाल देंगे, आप जाओ घर वापसी। दादी का नहीं, मैं भी इसके साथ जाऊंगी, मैं इसे 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगी। बहरहाल जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तो 2 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ वगैरह, जिसमें पता चला घर वालों को किसकी गोली लगी है पीठ पर, और सीधा पैर मेरा काम नहीं करता आज भी। न्याय इतना दूर, जबकि दिल्ली में हुआ, सबके सामने हुआ, सारे लोग अपनी गवाही दे रहे हैं आज भी। जी ऐसा क्या है कि न्याय नहीं मिल पा रहा? देखिए, बात वही है कि न्याय, ये सवाल का, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या माहौल ऐसा है, किस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जो कि न्याय के बोलने के लिए भी, जस्टिस मांगने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ता है, और उसका भी वो नहीं। तो ये तो मेरे ख्याल से ये सभी इस दिल्ली जलाने की साजिश में जिनको गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत नहीं मिली, उनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ ये लोग, जिनके घर जले, जिनके भाई मरे, जिनके खुद के लोग मरे, उन्होंने, किसी ने नहीं कहा कि ये जो लोग, चाहे उमर खालिद से लेके गुलफिशा हों या शर्जील इमाम हो, कि इन्होंने दिल्ली जलाई थी। तो दोनों चीजें साथ चल रही हैं। ये वो लोग थे। देखिए, तो ये जो फैमिली जो है, ये टेस्टिमनी जो आपके सामने आई है, ये इन लोगों की आवाज़ है।
और इन्होंने जो बताया है वो बिल्कुल सच बताया है, जो उनके साथ में गुजरा, जो उनके साथ में रही हैं चीज़ें, तो वो एक सच है। अब उसको किस तरह से कहाँ तक पहुँचे, क्या रहा, वो कोई नहीं बता सकता। वो इन्होंने किसी ने भी नाम नहीं लिया है जिनको अभी जो अभी हैं, तो वो तो देखिए सच सबको पता है, पर वो कहीं ढका छुपा है, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो देश के सभी लोगों के लिए सवाल है कि क्यों न्याय नहीं मिल पा रहा है। बहुत ज़रूरी है याद रखना कि जो लोग कम्युनल वायलेंस फैलाते हैं या टारगेटेड कम्युनल वायलेंस करते हैं, यानी चुन चुन के मुसलमानों को, उनके घरों को जलाते हैं, वे किस तरह से सत्ता की सीढ़ी लगातार ऊपर चढ़ते जाते हैं और देश लगातार विभाजित करते जाते हैं। किसी ने सोचा नहीं था 2002 जब गुजरात हुआ था, जब 2000 से अधिक मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, कि उससे भी बड़ी चीज़ हो सकती है, उस तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो सकती है। लेकिन दिल्ली 2020 इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इस तरह का कम्युनल वायलेंस और इसको बढ़ाने वाली, इसे करने वाली जो पॉलिटिक्स है वह लगातार बढ़ रही है और न्याय कहीं से नहीं मिल रहा है। सारी अदालतें खामोश बैठी हुई हैं और हम बतौर भारतीय नागरिक मूक दर्शक बने हुए हैं। कभी मैं सोचता हूँ भाई, हम यहाँ क्यों पैदा हो गए? इंसाफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। क्या बिगाड़ा हमने किसी का?